ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय निर्यात के उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र। अनिल जी, भारत का जो निर्यात क्षेत्र है वो उल्लेखनीय प्रगति पर है और इसमें माल और जो सेवाएं हैं दोनों शामिल हैं। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुके हैं। बड़ी सराहनीय बात है क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है, एक ग्लोबल आर्थिक स्थिति जो है काफी कमजोर है। बड़े बड़े देश हो, अमेरिका हो, चीन हो, यूरोप में भी हम देख रहे हैं, तो हर जगह जो है उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। तो मतलब भारत के जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो अब समझ लो कि वो भी श्रिंक ही कर रहे हैं। तो इसके बावजूद आप ये गति आपने पकड़ी तो इसमें सराहनीय बात है। और एक कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक टारगेट दिया है 2030 तक 2 ट्रिलियन तक भारत को अपना निर्यात बढ़ाना है। लेकिन ये आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन मुश्किल यूं नहीं है क्योंकि भारत ने काफी हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब दिशाओं में निवेश करना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से तैयार है। अगर कल को मार्केट वापस आर्थिक स्थिति संभल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये गति बनाए रखे तो वो टारगेट भी शायद हासिल होगा। जी हाँ, हम वैश्विक जो स्थितियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे संक्षेप में आपसे। अभी हम पिछला जो मार्च है उसकी हम बात करें तो यह भी अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और इसमें 41.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम मासिक माल निर्यात इसमें हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक महीने का उदाहरण अगर हम लेंगे ना तो एक तरीके से हमारा ट्रेंड हम समझेंगे नहीं जी। खास करके आजकल के आर्थिक माहौल में, मतलब हर क्वार्टर में ऊपर नीचे हो रहा है। क्योंकि अभी ये वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हो गया है, फिर एक और झंझट आ गया, फिर वो जो आतंकी हमले हुए रेड सी पर, उससे ट्रेड रूट पे इम्पैक्ट हुआ। तो काफी हर महीने और हर क्वार्टर में तब्दीलियां होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर हम पूरे साल का देखें तो सामने काफी साफ है कि भारत के जो एक्सपोर्ट है कौन से एरिया में बढ़े हैं। और जहां नहीं बढ़ा है, सबसे बड़ा एग्जांपल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और आपको याद होगा पोस्ट कोविड के टाइम पे जो पेट्रोल के दाम बढ़े ग्लोबल लेवल पे, तो उस पे भारत को काफी फायदा हुआ क्योंकि भारत ने रूस से क्रूड इंपोर्ट करके उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यूरोप वगैरह में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो इससे काफी मतलब बूस्ट मिला हमारे एक्सपोर्ट रेट पे। लेकिन अब जब दाम गिर गए तो वो जो एक इनिशियल मोमेंटम था वो घट गया। तो अगर आप देखेंगे पूरे साल का तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है एक्चुअली 13% घटा है। तो वो इसलिए घटा है क्योंकि कीमतें गिरी हैं और उसके कारण वैल्यू गिर गया। तो वैल्यू गिरेगा तो दिखेगा आपको। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आयरन ओर का जो है एक रॉ मटेरियल है, तो स्टील वगैरह बनाने में, तो उसका 100% के ऊपर एक्सपोर्ट पूरे साल में पिछले साल से कंपैरिजन में 100% ऊपर 117% उल्टा ग्रो किया है। फिर जो दूसरी जो बात है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये जो हाल में जो पीएलआई स्कीम वगैरह इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, तो उसका हमें नतीजे साफ नजर आ रहे हैं। एप्पल फोन का तो असेंबली का सभी जानते हैं। तो ये सब ऐसे काफी पीएलआई स्कीम में इसका इम्पैक्ट हुआ है और उसका 24.64% जी हाँ, बढ़ा है। जी हाँ। तो और ये 29.12 तक पहुंची। मतलब बिल्कुल। तो एक मिक्स्ड न्यूज है, मतलब अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। और वो तो होता ही रहता है कि ट्रेड बास्केट में एक कमोडिटी हर टाइम हावी नहीं रहता है, ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि ये दुनिया की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड होता है और इनमें बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं। तो इस साल में ये अगर आप बड़ा मोटा ट्रेंड देखें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बढ़त हुई है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो घटा है, यही 2 बिग ट्रेंड है आयरन ओर को छोड़। जी हाँ। और जैसे अभी आपने रेड सी की बात की थी, तो जैसे ईरान है, इजराइल है और बाकी देशों से हम निर्यात करते हैं तो आयात भी करते हैं। तो जहां तक निर्यात की बात है तो वहां जो भी मसला अभी हुआ है, जो भी टेंशन वहां पे दिख रहा है, उससे आपको आने वाले समय में क्या लगता है, कुछ असर पड़ेगा? जी, 2 तरीके का असर पड़ेंगे। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो है कीमतें बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन अगर इम्पैक्ट हो गया तो युद्ध अगर फैला तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आईएमएफ का रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा कि यदि बढ़े युद्ध के कारण
तो 1% इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन, मतलब 0.7% इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पर। तो एक तो वो हुआ। दूसरा जो आपने अभी बोला, सही बोला कि वो रेड सी रूट में अभी भी आजकल जो गुड्स का मूवमेंट है बिल्कुल गिर गया। अब जो जहाज है वो घूमते हुए अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होते हुए यूरोप जाते हैं, और जैसे ये युद्ध फैलेगा तो ये रेड सी रूट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो ये लॉजिस्टिक्स का एक इम्पैक्ट होगा। तो भारत के लिए इसमें, और हमारे जो क्रूड का इंपोर्ट है सबसे ज्यादा यहीं से ही आता है। तो जितना यहाँ डिस्टरबेंस होगा उतना रिस्क रहता है भारत पे। बट उम्मीद है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही है, इसमें मसले का हल निकलेगा, युद्ध फैलेगा नहीं, बट रिस्क है इस वक्त। जैसे हम अलग अलग कुछ सेक्टर्स की हमने भी बात शुरू की थी, तो गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्यात जो है 1.45% बढ़ा है और ये 320.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। अब इजराइल जो है वो हमसे तराशी हीरे और बाकी और जो गैर रत्न है वो हमसे आयात करता है। इस क्षेत्र में मान लीजिए कुछ समस्याएं होती भी हैं, तो हम क्या अनुमान करें कि जो हमारा जो इसमें वृद्धि है वो आगे बना रहेगा या कुछ थोड़ा बहुत इसमें आपको कुछ अलग चीजें दिखती हैं? अगर ये युद्ध मतलब खत्म नहीं हुआ तो इसमें तो भारत के मार्केट पे प्रेशर रहेगा, बेसिक डिमांड रहेगा, लेकिन जो जो ग्रोथ हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो इसमें वो एक रिस्क है इस वक्त। लेकिन अगर आप एक पीछे हट के देखें तो कोविड के बाद से पूरे दुनिया में रिस्क बढ़ गया है, किसी न किसी तरफ का रिस्क रहता है। एक तो पैंडेमिक का रिस्क रहा, फिर युद्ध का रिस्क रहा, अब एक जियोपॉलिटिकल रिस्क रहा। तो ये अब हमें लेके चलना पड़ेगा, मतलब ये एक फैक्टर हो गया है। पहले ऐसे नहीं होता था, मतलब काफी अमन रहता था तो माहौल अलग था, लेकिन अब एक ग्लोबल माहौल बदल गया है। तो ये एक रिस्क रहेगा, ये हर कमोडिटी में रहेगा, और खास करके इस वक्त वेस्ट एशिया में। थोड़ा आपसे जो श्रोता हैं वो फार्मास्यूटिकल्स जो क्षेत्र है इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, जिसमें कि डेटा जो है वो ये है अपने पास कि 9.67% की इसमें वृद्धि हुई है। बिल्कुल, ये फार्मा सेक्टर जो है भारत का बिल्कुल सनराइज सेक्टर है। तो ये पिछले 5, 10, 15 सालों में काफी इसमें तब्दीली हुई है। और कोविड के टाइम पे जिस चतुरता से भारत ने डोमेस्टिक कोविड वैक्सीन बनाया, देश में ही बनाया, तो उसके बाद से हमने देखा है कि ये वैल्यू एडिशन लेवल पे एक तरीके से बूस्ट मिला है। तो फार्मा जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट, आपने अच्छा फ्लैग किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और इसमें जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हमें नजर आ रहा है बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है। इसी तरह अगर हम इंजीनियरिंग सामानों की बात करें तो इसमें भी जो निर्यात है वो 2.13% है। विभूति जी, ये तो कम ही है, लेकिन इस नंबर को अगर हम अकेले में नहीं देख सकते, एक माहौल में देखना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में ही समझाया, दुनिया की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, काफी कमजोर है। तो काफी देशों में वो आर्थिक ताकत नहीं है जो कि पहले की तरह इंपोर्ट कर सके। तो एक डिमांड इसमें इस तरीके से भी इम्पैक्ट हुआ है। कम ग्रोथ है लेकिन कुछ तो है। और अभी जैसे ही आर्थिक स्थिति संभलेगी तो इसका भी इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज ये काफी टाइम से इंजीनियरिंग में भारत ने एक पकड़ रखा है इस मार्केट को, थोड़ा सा, नॉट इन अ बिग वे, बट इसमें एंट्री की हुई है इंजीनियरिंग गुड्स में। अभी देखना पड़ेगा आगे चल के कैसे होगा इसका ट्रेंड। तो हम इसमें उम्मीद करेंगे कि आगे जो है जरूर इसमें हम लगातार वृद्धि करते जाएंगे, और सकारात्मक वृद्धि की जहां तक बात है उसमें तो एक अच्छी खबर है ही। इसी तरह कृषि जो निर्यात है उसमें भी तंबाकू है, फल सब्जियां हैं, मांस है, डेयरी है, मसाले हैं, अनाज है, तिलहन है, इन सभी चीजों में एक सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये कृषि का जो है ना ये विभाग, ये इसमें बहुत तब्दीलियां हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। जैसे ये डोमेस्टिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हाल में सोचो, प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया सरकार ने, चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गया। और मतलब ये बीच में बरसात सही नहीं हुआ तो डैमेज हो गया हमारे क्रॉप्स वगैरह, तो डोमेस्टिक सप्लाई नहीं रहा, तो भारत ने उस पर एक रोक लगा दिया। तो लेकिन अगर रोक नहीं रहा तो ये एक्सपोर्ट सेक्टर और बढ़ेगा, खास करके वेस्ट एशिया में। आप भारत ने एक समझौता किया है, सब जानते पिछले सितंबर में, लेकिन ये इजराइल और हमास के जंग के चक्कर में वो बैक बर्नर पे चला गया है। लेकिन वो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, तो उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट का पहले ही ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बढ़ चुका है। आप जानते हो भारत और यूएई ने एक एफटीए साइन किया है।
तो ये जो ट्रेड रूट है, ये वेस्ट एशिया, यूएई और वेस्ट एशिया का ज्यादातर सबका डिमांड फूड है। गेहूं, खास करके फूड ग्रेन्स, गेहूं खास करके वहां उगा नहीं पाते, तो भारत एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई है। तो आगे चलते हुए हम देखेंगे ये कृषि जो है एक इम्पोर्टेंट, इसकी जो अहमियत है देश के एक्सपोर्ट बास्केट में बढ़ेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड सेक्टर्स सारे हैं। और अब जब ट्रेड का जो रूट खुलेगा, कभी तो खुलेगा ये जो यूरोप और भारत के बीच में, तो उस टाइम और भी बढ़ेगा। तो ये आज हम संकट के चश्मों से देख रहे हैं तो हमें ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आता, बट ऐसे ये स्थिति मतलब परमानेंट नहीं है, ये भी बदलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वेस्ट एशिया में अभी संकट है, अगर उस हिस्से को छोड़ दें तो बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं और बाकी जो विश्व के इलाके हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो जी हर जगह, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक कमजोर हो गया है कोविड के बाद, और बाद में जो रूस यूक्रेन का जो जंग हुआ और फिर यूएस फेड ने जो रेट बढ़ाए, तो इनके बाद ना सारे जो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हमारे पड़ोस में देख लिया, पाकिस्तान की हालत सब जानते हैं, अब बांग्लादेश की हालत नाजुक है, नेपाल की हालत नाजुक है, श्रीलंका तो अभी भी वो कर्जे के बोझ से हटा नहीं है, तो उनमें और संकट है। तो आप किसी भी दिशा में देखें, चीन जो कल तक सुपर पावर था, आज वो भी, उसका भी एक्सपोर्ट गिरा पहली बार, तो उनका इकोनॉमी का ग्रोथ गिर गया, पेस गिर गया है। तो हर दुनिया के हर आर्थिक, भारत को छोड़ के, ये बड़े हैरानी की बात है कि भारत को छोड़ के ज्यादातर, सऊदी अरेबिया अच्छा कर रहा है, इंडोनेशिया अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ चंद देश हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बाकी सारे जो है उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। तो हमें उम्मीद जताए रखना चाहिए, लेकिन इसमें अभी इस वक्त उम्मीद जताना अगली 6 महीने के लिए तो मुश्किल ही लगता है। जी हाँ। तो आपने जो बताया है कि जो भारत की जो मजबूत जो एक वैश्विक स्थिति है, अगर हम बाकी जो देश हैं उससे तुलना करें, तो इसी में एक बात ये भी आती है कि जो व्यापार घाटे में 35.77% की कमी आई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? विभूति जी, इसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है ये बढ़ते रहे, और ये एक्चुअली पिछले 4 साल से ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आज इस साल भी बढ़े। तो जो हमें जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में जो कमी हुई, उसका शॉर्टफॉल हमें यहाँ से मेकअप हो गया ये सर्विस एक्सपोर्ट से। और दूसरा, जो एक्सपोर्ट उतना नहीं गिरा जितना गिरता अगर सर्विस एक्सपोर्ट्स की बढ़त नहीं रहती। दूसरे साइड पे इंपोर्ट्स भी कम हुआ है, क्योंकि मैंने बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम गिर गए, तो भारत भी इंपोर्ट करता है। 70% भारत का जो डिमांड है वो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन इंपोर्ट भी करता है। तो आप उसमें देखिए, उसमें कमी हुई है। फर्टिलाइजर, क्रूड और मैन्युफैक्चर्ड का 40% गिरा है, तो इसके कारण इंपोर्ट वैल्यू भी गिरा है। लेकिन हमारा जो सोने का जो मोह है वो अभी भी बरकरार है, वो 30.06% बढ़ा है पिछले 1 साल में। उसको छोड़ेंगे, उसको गोल्ड को हटाएंगे तो ओवरऑल इंपोर्ट गिरा है। तो इसीलिए आपको दिख रहा है ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम हुआ है। इसमें एक्सपोर्ट्स उतने नहीं घटे जितना उम्मीद था कि घटेगा, और इंपोर्ट्स घट गए क्योंकि ओवरऑल स्थिति बदली, जो मैंने अभी समझाया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कीमत गिर गए, तो इसीलिए गिरा है ट्रेड डेफिसिट। अनिल पद्मनाभन जी, आप सुर्खियों से जुड़े हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभूति जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे भारतीय निर्यात के उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।